पिछले 2 दिन के अंदर में जो स्टॉक मार्केट ने कमाल दिखाया है, इस कमाल को देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैरान हो चुके हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स डर चुके हैं अभी के टाइम पे कि मार्केट अब क्रैश होने वाला है। जो चीजें बताई जा रही थी अब वो सही होने वाली हैं। 2025 के अंदर में या 2024 के लास्ट में मार्केट क्रैश होने वाला है। क्योंकि अगर हम देश के बाहर की कंडीशन देखें तो कुछ अच्छी आपको नहीं दिख रही है। वो यूएस की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, कोई भी सिचुएशन आपको अच्छी नहीं दिख रही है। इस वजह से लगभग सभी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने से भी बहुत ज्यादा कतरा रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं अगर लमसम कर दूंगा तो बाद में अगर मार्केट क्रैश हो गया तो मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो अपना पैसा निकाल के भी वेट कर रहे हैं। मतलब जो लोग पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए थे वो भी बेच के अभी वेट कर रहे हैं कि जब मार्केट क्रैश हो जाएगा उसके बाद मैं अपना पैसा डालूंगा। क्या ये बात सही है? इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं कि आखिर में कौन से रीजन की वजह से मार्केट गिरा था और क्या आगे भी इस रीजन का इंपैक्ट पड़ सकता है, आगे भी ये रीजन की वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना अभी के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर में मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि अभी के टाइम पे मार्केट में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप ले सकते हैं और अच्छी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस मार्केट के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट है और इसका सीधा लिंक भारत मार्केट से होता है, इंडियन मार्केट से होता है। और कुछ भी होता है यूएस मार्केट में तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इंडियन मार्केट में भी। आप 2008 का एग्जांपल देख सकते हैं। अब अमेरिका में जुलाई के अंदर में जो जॉबलेस क्लेम आया है वो 2,36,000 आया है और जो गवर्नमेंट है ना, उसकी अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो इससे बहुत ज्यादा कम उम्मीद ला के बैठी हुई थी, बट बहुत ज्यादा जॉबलेस क्लेम आ चुका है। इसके वजह से भी मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। दूसरा रीजन है यूएस मार्केट गिरने का, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। अब देखिए वहां का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है उसको लोग उम्मीद ला के बैठे हुए थे कि लगभग 48.2% के हिसाब से ग्रोथ मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। केवल 46.2% से हुआ है, बल्कि ज्यादा फर्क आपको नहीं दिख रहा है, बट इसके बाद भी मार्केट के ऊपर इसका फर्क पड़ा है। तीसरा रीजन है यूएस मार्केट गिरने का, वो है इंटरेस्ट रेट। आपको ही पता है कि जो फेड का इंटरेस्ट रेट है वो अभी के टाइम पे उतना ही है। ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इसको चेंज किया जाएगा, अभी के टाइम पे इसके ऊपर कोई बात नहीं किया जा रहा है। अब इसके वजह से भी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा है। अब आखिरी रीजन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट गिरने का, वो है उसकी जीडीपी। अब देखिए अप्रैल मई जून इस क्वार्टर के अंदर में ये उम्मीद किया जा रहा था कि 1.6% के हिसाब से ग्रोथ होगी, बट हुई ग्रोथ केवल 1.3% के हिसाब से। अब इसका भी इंपैक्ट पड़ा है बहुत ज्यादा यूएस मार्केट के ऊपर। अब ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से यूएस मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है और इसका भी इंपैक्ट पड़ा है इंडियन मार्केट के ऊपर। अब बात करते हैं जापान मार्केट के बारे में। अब देखिए जापान मार्केट में क्या हुआ है कि जो उसका बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, उसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है 0.25%। अब आपको लग रहा होगा, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, क्या 0.25% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मार्केट थोड़ी गिरेगा? अब देखिए जापान जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, भारत जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहां पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है लोन के ऊपर। जापान में पहले क्या था कि माइनस में इंटरेस्ट रेट था, मतलब अगर आप जापान से लोन लेते तो आपको उल्टा कम पैसा पे करना पड़ेगा जापान को, कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता था। बट अब से 0.25% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि जापान को ना बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है इस इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से। अब इसका रीजन क्या है? जो जापान की करेंसी है येन, वो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। इसके वजह से जो यूएस मार्केट में सेलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। जब यूएस मार्केट में सेलिंग स्टार्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है यूएस मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। अब इसके वजह से क्या हुआ है, जापान का इंडेक्स है वो लगभग मंडे को 12-13% तक नीचे गिर गया था। अब यहां तक तुमने बात कर लिया यूएस मार्केट के बारे में एंड जापान मार्केट के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपने मार्केट के बारे में, यानी कि इंडियन मार्केट में। आखिर में इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिर गया है? अब देखिए अगर बात करें इंडियन मार्केट की तो पहली बात तो बताया जा रहा है कि ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर हम बात करें बफेट इंडिकेटर की, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ जीडीपी रेशियो, अगर हम इसकी बात करें तो अभी के टाइम पे 150% बढ़ चुका है। अगर हम 2019 की बात करें तो केवल 77% था, बट अभी के टाइम पे बढ़ के 150% हो गया है। अब इसका ये माना जा रहा है कि कोविड के जैसा एक और क्रैश आ सकता है इंडियन मार्केट के अंदर में, बट क्या ये संभव है? चलिए इसको जान लेते हैं। अब देखिए इंडियन मार्केट में अगर आप इंडेक्स को उठा के देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो निफ्टी का पी रेशियो चल रहा है वो 23 का चल रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बेहतरीन पी रेशियो माना जाता है 23 का। अगर ये पी रेशियो बढ़ के 28, 29, 30 का पहुंच जाता है तब माना जाता है कि हाँ उस टाइम पे सेलिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए, उस टाइम पे मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। बट 23 के पी रेशियो पे मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड नहीं है, ये बहुत ही अच्छा मार्केट है, बहुत ही अच्छा टाइम है। अब देखिए भारत के अंदर इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि मार्केट ना ऑल टाइम हाई छू रहा है। अब इसका मतलब क्रैश तो होगा ही होगा, मतलब होना ही है क्रैश अगर ऑल टाइम हाई छू रहा है। अरे भाई आप एक काम करिए ना, आप जापान मार्केट को कंपेयर करिए। जापान मार्केट डेवलप्ड कंट्री के अंदर आता है, तो अगर उसका मार्केट अगर ऑल टाइम हाई छुएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्रैश आना तय है। क्योंकि अगर आप जापान मार्केट उठा के देखें तो पिछले 20 साल के अंदर में उस जापान मार्केट ने आपको माइनस में रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, ये आप इस चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि पिछले 20 साल के अंदर में जापान मार्केट ने माइनस में रिटर्न दिया है। अगर वही बात करें भारत की, तो भारत का आप देखिए एक बार 20 साल के अंदर में क्या डेटा है। तो भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, आगे और ग्रोथ हो सकती है। भारत में जो कंपनीज है वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। जब प्रॉफिट कमा रही है तो ऑब्वियस सी बात है जब अर्निंग ज्यादा है तो उसके हिसाब से
प्राइस ग्रोथ भी सही हो रही है, जिसको हम बोलते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अर्निंग तो बढ़ी रही है ना भारत की कंपनीज की, जो टॉप कंपनीज है, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ऐसे जो टॉप की 50 कंपनीज है, इनकी अर्निंग भी बढ़ रही है। जब अर्निंग बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा भी बढ़ेगा, और जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट भी भागेगा। जब मार्केट भागेगा तो आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात को बिल्कुल भी सोचना छोड़ दीजिए कि अभी के टाइम पे मार्केट ऑल टाइम हाई छू रहा है तो अब मार्केट क्रैश होगा। नहीं, ऐसा क्रैश नहीं होने वाला है। हाँ, यूएस मार्केट की वजह से, दूसरे मार्केट की वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिले, जो आपको पिछले 2 दिन के अंदर में देखने को मिला है। अब बात करते हैं अगले रीजन की। अब देखिए, ये भी एक इंडियन मार्केट से रिलेटेड रीजन है। इंडियन मार्केट में जो 2 सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर और एक है रेलवे सेक्टर, ये बताया जा रहा है कि दोनों सेक्टर ओवर वैल्यूड हो चुके हैं अभी के टाइम पे। जो कि मैं बहुत पहले से आपको बोल रहा हूं कि इनमें जो स्टॉक्स है ना, ये ओवर वैल्यूड अभी के टाइम पे चल रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि इन स्टॉक्स के अंदर में, मतलब डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में और रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में रिटेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया, एफआईआई हो गया, डीआईआई हो गया, ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। बट इन स्टॉक्स के अंदर में ना रिटेलर्स ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब इसलिए यहाँ पे ये माना जा रहा है कि ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर में आईआरएफसी हो गया, आरबीएनएल हो गया, जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं, ये बहुत ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। लगभग 6-7%, 10% तक नीचे गिर चुके हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर में। अब इन सेक्टर्स में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं अपने आखिरी रीजन के बारे में, जो कि ये जियो पॉलिटिकल रीजन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा तो नहीं है, बट बात कर लेते हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच में आपको ही बताया बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, और ईरान जो है ना, वो इजराइल के ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। यूएस के सेक्रेटरी जो है ना, यानी कि एंट्री ब्लिंकेन, इन्होंने G7 में ईरान को ये बताया भी था कि आप युद्ध ना करिए, आप वॉर के चक्कर में ना पड़िए। बट ईरान उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। ईरान ये बोल चुका है कि मैं इजराइल के ऊपर हमला करने वाला हूं। अब इसके वजह से भी मार्केट के ऊपर फर्क पड़ा है। अब देखिए, इसका मार्केट के ऊपर क्यों फर्क पड़ा है, ऑयल को लेकर। सिंपल लॉजिक है, ऑयल को लेकर, वहां पे ऑयल ज्यादा होता है ईरान में, इजराइल में, तो वहां से ना ऑयल इंपोर्ट होता है भारत के अंदर में। अब इसके वजह से क्या हुआ कि अगर वहां पे लड़ाई चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल वहां से नहीं आ पाएगा, ऑयल कहीं और से लाना पड़ेगा। अब इसके वजह से क्या होगा, खर्चा बढ़ जाता है। जब खर्चा बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी के ऊपर ही फर्क पड़ता है, मार्केट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में कौन कौन से वो बड़े रीजन से जिसके वजह से स्टॉक मार्केट आगे भी गिर सकता है, और अभी के टाइम पे गिरा हुआ था पिछले 2 दिन के अंदर में। तो यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या अभी के टाइम पे स्टॉक मार्केट में अपना पैसा रखें, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा रखें, कि निकाल के अभी अपने पास रख लें, अपने बैंक में रख लें, और स्टॉक मार्केट जब क्रैश हो तो उस टाइम पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर दूं। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, बट मेरा मानना अभी के टाइम पे ये है कि इंडियन मार्केट में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इंडियन मार्केट का पी रेशियो अगर उठाकर देखेंगे तो आपको ज्यादा पी नहीं देखने को मिलेगा। भले ही बफेट इंडिकेटर आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट ओवर वैल्यूड जो आप बोल रहे हैं ना, ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है मार्केट। ओवर वैल्यूड तब होता है जब प्राइस बढ़ता है और अर्निंग बढ़ती नहीं है। जो कंपनी जो भारत के अंदर टॉप 50 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है, जब इनकी अर्निंग बढ़ना बंद हो जाए, अर्निंग एक फ्लैट लाइन पे आ जाए और प्राइस बढ़ता रहे, तब इसको हम बोलते हैं ओवर वैल्यूड। और अभी के टाइम पे ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो अभी के टाइम पे ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश करने वाला है, कि 20% 40% तक नीचे गिर जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, जैसे करेक्शन आया है पिछले 2 दिन के अंदर में, वैसा करेक्शन आगे भी आ सकता है। वो भी यूएस मार्केट की वजह से, बाहर के देशों की वजह से, जो वॉर चल रहा है इसके वजह से। बट देश के अंदर में जो चीजें चल रही हैं इसके वजह से तो मार्केट अभी क्राइम पे क्रैश नहीं होने वाला है। आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड में बने रहिए लंबे टाइम तक, क्योंकि ये जो फेजेज आते हैं ना बीच बीच में, इनको आपको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा। अब देखिए 2019 में एक फेज आया था, उससे पहले 2008 में एक फेज आया था, हो सकता है आगे भी आ जाए। अब इसको आपको टैकल करना पड़ेगा। अपने माइंड को उस लेवल पे बनाइए, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। मतलब कुछ चीजों के ऊपर हम तुरंत रिएक्ट करते हैं कि नहीं नहीं बेचो 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 बेचो, बाहर निकलो बाहर निकलो। ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का काम ही है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपने गोल तक टिके रहना है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, गोल तक टिके रहिए। ये आप अलग अलग न्यूज देख के, इजराइल का वॉर चल रहा है, ये वॉर चल रहा है, उस देश में ये हो गया, ये सारी चीजें देख के अपने पैसे को निकालना बंद करिए। आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करिए। अगले 10 साल तक, 15 साल तक आपका पैसा बहुत बढ़ेगा। अगर आपने पैसा निकाल लिया, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका जो गोल है वो धरा का धरा ही रह जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।